हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो है वो कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपकी पहली बुक है उसके अंतर्गत हम लोग जो है वो देखिए चैप्टर 3 जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हमने समष्टि अर्थशास्त्र पूरा कर लिया है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग पूरा कर चुके हैं। आपको उन सभी चीज जो क्लासेस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो ठीक है, या फिर आप लोग जाके चैनल प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 3, जिसका नाम होगा उत्पादन तथा लागत। अब देखिए, उत्पादन और लागत क्या होती है। देखिए, बिना लागत के कोई भी वस्तु का उत्पादन होना संभव नहीं है ना। अगर हमको कोई भी वस्तु को तैयार करना है तो पहले हमको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पैसे को लगाना पड़ेगा, तब जाके ही वहाँ पे हम लोग उत्पादन कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास या मेरी एक पेन बनाने की फैक्ट्री है। अब मुझे वो पेन बनाने के लिए पहले कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुझे जो कच्चा माल लाना है कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे लागत लगेगी, मतलब पैसा लगेगा। तो पहले क्या होगा, लागत लगेगी, उसके बाद मुझे वस्तु को प्राप्त होगी। उसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद मैं उस वस्तु को तैयार करूँगा, किसके लिए, उपभोक्ता के लिए। और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद के उसका उपभोग करेगा। ठीक है, तीनों चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, तो एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्मों द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। कितनी अच्छी बात बोल रहा है। एक फर्म मतलब कि कारखाने के द्वारा, ठीक है, क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए। मतलब देखिए, कोई फर्म अगर होगा तो कच्चे माल को उपयोग में ला कर, ठीक है, उत्पादित करेगा, किसके लिए, निर्गतों के लिए, मतलब लोगों के लिए उसका निर्माण करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध बताता है कौन, उत्पादन फलन। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये खाली ये चीज़, जो सारी चीज़ें ना, ये जो चीज़ें हैं ये आपको केवल और केवल एनसीईआरटी में ही मिलेगी, या अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे तो ही आपको ये चीज़ें मिलेगी, अन्यथा आपको ये कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिएगा, अब क्यू एन बराबर क्या बोल रहा है, एफ कोष्टक A1 कोमा A2 कोमा K9 कोमा T1 कोमा T2 कोमा 0। ठीक है, जहाँ पर क्यू एन जो है वह अब क्या बता रहा है कि वस्तु एन की उत्पादित मात्रा है। क्यू एन क्या है कि वस्तु एन की उत्पादित मात्रा है, मतलब कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब A1 क्या है, A1 बराबर भूमि है, A2 बराबर श्रम है, K बराबर पूंजी है, T1 बराबर तकनीक है, T2 बराबर समय अवधि है, और 0 बराबर अन्य है। ठीक है, अन्य मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर पूछ ले एग्जाम में एग्जामिनर, या मान लीजिए एक अदर एक्टिविटी बना दे एक नंबर का, वो अदर थिंग्स बनाया था, मतलब मान लीजिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया था, फिलिंग इन द ब्लैंक बनाया था, मान लो वो, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी बना सकता है, या शायद सत्य सत्य बना सकता है, वो लोग कुछ भी बना देगा वो, तो भैया हम लोगों को आना तो चाहिए कम से कम ये। अब वहाँ पे A1 क्या है भैया, बहुत सारे बच्चे मुंह देखने लग जाते हैं कि A1 होता क्या है, हमको तो पता ही नहीं, A1 पढ़ाया नहीं हम लोगों को स्कूलों में। तो भैया ज़रूरी तो नहीं कि सब चीज़ आपको स्कूल में पढ़ाई जाए, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो सेल्फ भी हमको पढ़ना पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल के टीचर होते हैं उनके इतना समय होता नहीं कि वो हर एक चीज़ आपको पढ़ा दें। ठीक है, अब हर एक बच्चा ऐसा भी नहीं होता जो हर एक बच्चा कोचिंग जा पाए। ठीक है, हर एक बच्चा जो है वो भैया पेड कोर्स पढ़ पाए। ठीक है, तो आप लोगों को सारी जो है फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हो। कोई बच्चे ऐसे भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, प्राइवेट फॉर्म डाला है उन लोगों ने, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों की भी तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब जो बच्चे कोचिंग आए उनकी बहुत अच्छी बात है, जो उनके तो एक से लगा के लास्ट तक जितने भी डाउट हो सारे क्लियर करवाते हैं हम लोग। ठीक है, परंतु जो नहीं आते उन लोग को कुछ तो मिले उस चीज़ का। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या एग्ज़ाम में आती ही आती है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या होने वाला है हम लोगों का। देखिए, अगला हम लोगों का होने वाला क्वेश्चन नंबर 2, एक आगत का कुल उत्पादन क्या होता है। देखिए, यह आगत की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पादक है। देखिए, एक कंपनी द्वारा क्या बोल रहा है कि कुल उत्पादन क्या होता है, तो भाई कंपनी कुल उत्पादन मतलब प्रत्येक इकाई को उत्पादित करती है। ठीक है, क्या सभी इकाई द्वारा उत्पादित किया गया होता है। कंपनी खुद मतलब आगत खुद बोल रहा है कि यह आगत की सभी इकाई द्वारा उत्पादित किया गया होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप यह सीमांत उत्पादन का कुल जोड़ होता है। मतलब जितनी वस्तु इकाई उत्पादित करी गई है उन सभी का क्या है, सीमांत उत्पादन का कुल योग होता है। इसके सूत्र को देखते हैं तो क्या बोला, टीपी बराबर सिग्मा एम पी। ठीक है, अब क्या बोला, टीपी बराबर AP गुणित Q। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा ये सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, ये वाला जो सूत्र है ना ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सूत्र अच्छे इंपॉर्टेंट सूत्र एग्जाम में आते हैं ना, कंफ्यूज मत होना भैया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आप लोग। और जो बच्चे ऑफलाइन वाले जो कोचिंग आते हैं मेरे पास, बिल्कुल पढ़ के आना भैया, कल पूछूंगा आपसे मैं। ठीक है,
थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एक आगत का औसत उत्पादन क्या होता है। तो देखिए यह आगत का प्रति इकाई उत्पादन है सूत्र के रूप में। अब देखिए आगत का प्रति इकाई उत्पादन क्या बोल रहा है सूत्र के रूप में कि देखो ए पी बराबर टी पी बटे क्यू। ठीक है, हमने यहाँ देखो क्या बोला, कुल उत्पादन, और यहाँ पढ़ रहे हैं औसत उत्पादन। तो यहाँ पे जो क्यू था ना, ये यहीं औसत उत्पादन में क्या हो गया, बटे में आ गया। मतलब क्या है, ए पी बराबर, ठीक है, टी पी जो यहाँ का था वो यहाँ आ गया, ठीक है, बटे में क्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का हम लोग का, एक आगत का सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो यह परिवर्तित आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन है। जब स्थिर आगतें समान रहते हैं तब क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग समझते हैं इसको, आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ उसको, चलो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के। क्या बोल रहे हैं, एक आगत का सीमांत उत्पादक क्या होता है। यह परिवर्तित आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन है। वो आगे बात बोल रहा है, भैया हम लोग उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास दो मशीनें पहले से, मैंने एक छोटी मशीन और लगा दी। अब जो छोटी मशीन से जो उत्पादन होने वाला है वो एक्स्ट्रा उत्पादन है। तो क्या बोल रहा है, सुनो ना यहाँ पे, ये तो यही तो बोल रहा है कि यह परिवर्तित आगत की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उत्पादन है। जब स्थिति, क्या बोल रहा है, जब स्थिर आगतें समान रहे तो सूत्र के रूप में क्या है, एम पी बराबर, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोग को याद रखें इसको, एम पी बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। कितनी अच्छी बात बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आगत के सीमांत उत्पादक तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए। देखिए एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद में अंतर क्या होता है। ये अपना सीमांत उत्पाद पढ़ा, औसत उत्पाद पढ़ा हमने, और कुल उत्पाद, तीनों क्वेश्चन पढ़े, देखो दिखाए तो हम आपको ऊपर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का सीमांत उत्पाद हो गया, ये हम लोग का औसत उत्पाद हो गया, और ये हम लोग का कुल उत्पाद हो गया। अब इन तीनों को पढ़ना है अपन को, है ना, ध्यान देना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए। तो पहला बोल रहा है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, मतलब दर अगर बढ़ेगी तो बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है या उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है। ठीक है, मतलब बढ़ती दर से बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और बढ़ती दर से घटेगा तो घटेगा भी सही। जब कुल उत्पाद अधिक उत्पाद, क्या बोल रहे हैं, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है, क्योंकि उसमें किसी अतिरिक्त इकाई का हमको उपयोग नहीं करना पड़ता, तो सीमांत उत्पाद तो ऑटोमेटिक शून्य होएगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, देखो हम लोग ये फोर्थ वाला बोल रहा है कि जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। जब कुल उत्पाद गिरने लग जाता है, ऋणात्मक होता है, तो सीधी सी बात सीमांत उत्पाद भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के संकल्पनाओं को समझाइए। अल्पकाल वह समधि समय अवधि है जिसमें उत्पादक के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, मतलब सीमित समय रहता है, और स्थिर साधन रहते हैं कुछ, तथा कुछ परिवर्तित साधन होते हैं। इसीलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्तित साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है, मतलब कुछ मात्रा में ही हम वस्तु को बढ़ाकर उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसको, अल्पकाल को। दीर्घकाल के समय अवधि है, दीर्घकाल क्या है भाई, एक लंबी समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मतलब बदलते रहते हैं, इसीलिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। कितनी मात्रा में लोग बढ़ा सकते हैं उत्पादन के साधनों को, कोई समस्या नहीं, क्योंकि दीर्घकालीन उत्पादन है। ठीक है, दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है, अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अल्पकाल में लागत दो प्रकार की होती है, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत। स्थिर मतलब या तो रुकी हुई, परिवर्तित मतलब बदलती हुई कुछ समय के लिए, जबकि दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तित होती है, क्योंकि लंबे समय के लिए है, तो हम लोग वस्तु की जो है उत्पादन क्षमता उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 क्या है कि हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। तो हासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्तित साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पादन घटने लगता है। कितनी सी बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हासमान, सुनना फिर से, ध्यान देना, समझना अच्छे से। ठीक है, हासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि, मतलब अन्य साधनों का जो प्रयोग है वो स्थिर है, कैसा है, स्थिर रुका हुआ है, रहने पर यदि एक परिवर्तित साधन के प्रयोग में वृद्धि कर दी जाए। एक वस्तु जो है ना, उसके साधन के प्रयोग में वृद्धि कर दी जाए, मतलब सब स्थिर है परंतु एक में हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद घटने लगता है। क्योंकि हम लोग एक मात्रा में ही वृद्धि कर रहे हैं, बाकी अन्य मात्रा जो है वो स्थिर है, मतलब कि रुकी हुई है। घुस गया खोपड़ी में, आगे बढ़ जाओ भैया, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परिवर्तित
अनुपात का नियम क्या है? परिवर्तित मतलब बदलता रहना। कितनी अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति बदलता है भैया, वैसे के वैसे क्वेश्चन भी बदल रहे हैं। परिवर्तित अनुपात का नियम। परिवर्तित अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तित साधन की इकाई बढ़ाई जाती है तो कुल भौतिक उत्पाद प्रथम अवस्था शुरू में बढ़ती दर किससे बढ़ता है, दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा आगे। ठीक है, मतलब मान लो किसी वस्तु की बाजार में अगर मांग कम होगी तो उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा, और मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि परिवर्तित अनुपात का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अन्य शब्दों में यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तित साधन की इकाई बढ़ाई जाती है तो सीमांत उत्पादन प्रथम अवस्था में बढ़ता है, मतलब एक निश्चित अवस्था में बढ़ता है। दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन घटता है तो परंतु धनात्मक रहता है, और तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है, एकदम कम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? यदि उत्पादन के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाए तो उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का होता है। चलो मैं आंकड़ा ऊपर करता हूँ इसको। चलो ये दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से ठीक दिख रहा होगा। एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? यदि उत्पादन के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाए तो उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 मशीनें हैं, तो मैंने 2 मशीनों से बढ़ाकर 4 मशीनें कर दी है, तो जहाँ पर 2 मशीनों से मेरे पास उत्पादन कम मात्रा में होता है, जो निश्चित मात्रा में होता है, वहीं मेरे पास 4 मशीनों से उत्पादन उसका डबल होगा। मान लीजिए 2 मशीनें मेरे पास एक दिन में 10 पेन बना रही थी, तो मेरे पास 4 मशीनें हैं, तो वो कितने 20 पेन बनाएगी, नहीं बनाएगी? बनाएगी। ठीक है, तो वो यही तो बोल रहा है कि फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है, मतलब बढ़ोतरी तो होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10। एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफलन को कब संतुष्ट करता है? यदि उत्पादन आगतों को दुगना करने पर कुल उत्पादन दुगने से अधिक हो जाए तो उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि आगतों को दुगना करने पर कुल उत्पादन भी दुगना हो जाए तो उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। मतलब किसी वस्तु की या किसी मशीन की संख्या में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है? उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल वर्ग को कब संतुष्ट करता है? यदि उत्पादन आगतों को दुगना करने पर कुल आगत दुगने से कम हो जाए, मतलब हम लोग मशीन की मात्रा बढ़ा रहे हैं परंतु उत्पादन कम हो जाए तो तब उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। यही समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का बोल रहा है कि लागत फलन की संकल्पनाओं की संक्षिप्त में समझाइए। तो लागत तथा उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। एक सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। C बराबर F कोष्टक में Q, जहाँ C बराबर लागत है और Q बराबर उत्पादन है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ भैया। ये हम लोग अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है देखो। ठीक है, कुल लागत मतलब किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग है। कुल स्थिर लागत, चलो ये पढ़ा जाता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो ये इजी पॉइंट है, ये समझ लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं, परंतु ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों के लिए अच्छा आपको हेल्प करेंगे। लो कुल लागत क्या होती है? कुल लागत मतलब यह होती है कि यह किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग है, मतलब टोटल जितना खर्चा हुआ वो। ठीक है, कुल स्थिर लागत क्या होती है? उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, अपितु स्थिर रहते हैं। मतलब मशीनें उत्पादन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, बाकी वो स्थिर रहती है। ठीक, कुल परिवर्तन लागत क्या होती है? उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होते हैं, मतलब परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई चैप्टर बड़े नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तन लागत तथा औसत लागत क्या है? तो देखो औसत लागत का सूत्र भी इसने हमको दे दिया। ठीक है, औसत परिवर्तित लागत का सूत्र भी इसने हमको दे दिया, औसत स्थिर लागत का सूत्र भी इसने हमको दे दिया। कितनी अच्छी बात। चलो एक ही जगह सब काम होगा, खजाना मिल गया भैया, खजाना। चलो औसत लागत का सूत्र देख लो आप तो। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन से मतलब कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। औसत लागत का सूत्र मतलब AC बराबर कुल लागत TC बटे उत्पादन की मात्रा Q। औसत परिवर्तित लागत AVC बराबर कुल परिवर्तित लागत TVC बटे उत्पादन की मात्रा Q। औसत स्थिर लागत AFC बराबर कुल स्थिर लागत TFC बटे उत्पादन की मात्रा Q।
ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन है, अच्छे सूत्र दिए हम लोगों को, बिल्कुल पढ़ेगा और अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं यहाँ से। हो भैया, मजाक में मत लेना, अच्छे क्वेश्चन है। और चैप्टर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठाए जाते हैं, एग्जाम द्वारा बोर्ड एग्जाम में हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, क्या दीर्घकाल में कुल स्थिर लागत हो सकता है, यदि नहीं तो क्यों। देखिए क्या बोल रहे हैं, नहीं, स्थिर आगतों की लागत को स्थिर लागत कहा जाता है। मतलब जो लागत लगाई हम लोगों ने उसको क्या बोलेंगे, स्थिर लागत बोलेंगे हम, क्योंकि दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। मतलब एक पैसा अगर कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया है, कंपनी खोल दी गई है, तो वो लंबे समय के लिए खोली होगी, अल्पकालीन के लिए खोली नहीं गई होगी, ठीक है। परंतु दीर्घकाल में सभी आगतें परिवर्तित होती रहती हैं, मतलब आगतें परिवर्तित होगी, बाकी जो कंपनी है वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना। अर्थात सभी आगतों की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है। जब कोई स्थिर आगत नहीं तो कोई स्थिर लागत भी नहीं हो सकती है। मतलब जब कंपनी भी मान लो कि काम नहीं हो रहा है तो कोई लागत भी नहीं होगी, उत्पादन नहीं हो रहा तो कोई लागत होगी नहीं ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, यह ऐसा क्यों दिखता है। औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर वाई जैसा दिखता है, यह ऐसा परिवर्तित अनुपातों के नियम के कारण दिखता है। कैसा दिखता है, यह क्या बोल रहा है, यह ऐसा परिवर्तित अनुपातकों के नियम के कारण दिखाई देता है। जब परिवर्तित अनुपातों के नियम के अनुसार प्रथम अवस्था में औसत उत्पाद बढ़ता है तो औसत लागत कम होता है, तदनुसार क्या है, तदुपरांत जब औसत उत्पाद घटने लगता है तो औसत लागत बढ़ने लगता है। एसी वक्र एपी वक्र का आईना चित्र जैसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। चलो देखिए, ये सभी क्वेश्चन हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम लोग ज़्यादा देखोगे नहीं। किसी बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम पर काटता है, क्योंकि अब क्योंकि देखते हैं आगे, क्यों काटता है भैया, हम तो पढ़े, देखो अच्छा, अरे वाह, अच्छी बात बोली इसने। कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है। अल्पकालीन सीमांत लागत परिवर्तित अनुपातकों के नियम के कारण यू आकार का होता है। किसके कारण होता है, परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण यू आकार का होता है। कौन, अल्पकालीन सीमांत लागत जो है वो परिवर्तित अनुपात के कारण यू आकार का होता है, क्योंकि उसमें क्या है भैया कि सीमांत लागत परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घकालीन सीमांत लागत है तो औसत लागत वक्र कैसे दिखाई देता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत है तो औसत लागत वक्र यू आकार के दिखाई देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है। वाह, चैप्टर ही पूरा हो गया, कितनी अच्छी बात है भैया। चलो भैया, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पहले करना आप लोग, और पूरी क्लास को दिखा करो, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता के ही जाता हूँ। कल 1 तारीख है, ठीक है, कुछ नया लाने वाला हूँ, बस इतना सा बोलूँगा। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी हम लोगों के सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, जो भी बच गया हो उसमें, और आप उन सबसे जुड़ जाना, क्योंकि कुछ अच्छा लूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।